नमस्ते दोस्तों पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी बहादुरी के किस्से हर जंग हर लड़ाई में होते हैं। लेकिन बीते कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि पंजाब किसी ना किसी विवाद में घिरा रहता है। सबसे बड़ा विवाद पंजाब में आतंकवाद का रहा। वो दौर जिसमें हजारों युवाओं ने अपनी जान गंवाई, हजारों निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई, बम विस्फोट हुए, बसों से उतार उतार कर लोगों को मारा गया। किसी तरह वो दौर खत्म हुआ जब खालिस्तान की मांग की जा रही थी। उसके बाद एक दौर पंजाब में शुरू हुआ दूसरा। वो दौर था कि सबसे अधिक नशा लेने वाले युवक पंजाब में, क्योंकि पाकिस्तान जो भी भारत के अंदर नशा आदि भेजना चाहता था वो पंजाब हरियाणा के युवाओं में उसने काफ़ी भेजा। उसका मुख्य कारण था कि युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जाए। उसके बाद शुरू हुआ पंजाब के अंदर ईसाई मतांतरण का। ईसाई मतांतरण वहाँ पे इस प्रकार से फैलना शुरू हुआ कि हर गांव, हर शहर, हर जगह पर अब चर्च बन गए हैं। चर्च भी कैसे? कोई उन्हें गुरुद्वारा कह देता है, कभी तो कोई मंदिर कह देता है। इस सभी से परेशान होकर, इन क्रिप्टो क्रिश्चियन से परेशान होकर बीते दिनों पंजाब के एक चर्च पर कुछ सिखों ने हमला किया। उनका कहना था कि ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस सिखों के रूप में सिखों का मतांतरण कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब के अंदर दोबारा से खालिस्तान की लहर जाग उठी। हम सुनते हैं कि कई जगहों पर खालिस्तान के नाम पर धरने, प्रदर्शन, नारे आदि भी लिखे गए। हाल ही में विदेश में भी एक मंदिर के दीवारों पर खालिस्तान से समर्थित नारे लिखे गए। इसी प्रकार से नारे पंजाब के सरकारी इमारतों पर कई बार लिखे गए। हिमाचल की विधानसभा के बाहर भी खालिस्तान समर्थित नारे लिखे गए। आखिर पंजाब में हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है? इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा की तरह, हमारे वे आर्यवीर जो इन सब षड्यंत्रों का भांडाफोड़ करने में जुटे हुए हैं। सुरक्षा कारणों से हम उनका असली नाम और चेहरा छुपा कर रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्यवीर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यवीर जी हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे आर्यवीर जी कि ये जो पंजाब के अंदर पूरा घटनाक्रम हो रहा है, कभी ईसाई मिशनरीज़ को लेकर वहाँ पर मतांतरण काफ़ी बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो कभी जो है उन ईसाई मिशनरीज़ के ऊपर सिख हमला कर रहे हैं, गुरुद्वारों के ऊपर उनके जो चर्च हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर अचानक से हो गई हैं। इसके अलावा खालिस्तान आंदोलन की भी वहाँ पर लहर एकदम से बढ़ गई है। तो ये सब, इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। जी, धन्यवाद अमित जी। आप बहुत बढ़िया मुद्दे लाते हैं। आपके लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आपके और आपके सभी सहयोगियों के लिए। और ये जो आपने खालिस्तान का आज विषय रखा है कि भाई भारत में के अंदर ये खालिस्तान कैसे पनप रहा है, क्यों पनप रहा है? मंदिरों की दीवारों पर, विधानसभा की दीवारों पर जो खालिस्तान जिंदाबाद या खालिस्तान की मांग के नारे लग रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो भारत बहुत समय से निरंतर टूटता चला आ रहा है। उसके बीच में ऐसे-ऐसे लोग हमारे पनपने शुरू हो गए, ऐसे पनपते चले गए, इन्होंने अपने आप को ही अपने से दूर कर करके भारत विरोधी नारे लगा करके अपनी व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को, अपने संप्रदाय को अलग बना करके भारत में अलग देश की मांग की। और ये भारत को तोड़ने का एक बहुत बढ़िया तरीका लोगों ने निकाल लिया, जो बाहर दूसरे देशों में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हों, चूँकि आज चर्चा का विषय नहीं, उस विषय पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पर खालिस्तानियों के विषय में आपको एक चर्चा बताऊँ मैं, तो 1940 में सबसे पहले शब्द प्रकाश में आया खालिस्तान। और खालसा से बना। खालसा जो पंथ था, स्थान माने रहने की जगह। खालसा के रहने का जो स्थान है 2 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास ये एरिया पड़ता है, जिसको वो कहते हैं कि भाई खालसाओं का है, खालिस्तान है। तो वो निरंतर भारत को तोड़ने के नारे लगाते रहते हैं और खालिस्तान कहीं न कहीं किसी तरह से बनाने के लिए प्रयासरत हैं। रही बात चर्चों में, और अभी जो आपने प्रश्न उठाया कि भाई पिछले दिनों उनमें और क्रिश्चियनों में, क्रिप्टो क्रिश्चियनों में ठन गई। वो तरण तारण की जगह है पंजाब में, बिल्कुल एकदम सीमांत इलाका है। तरण तारण में चर्च पर हमला किया निंगों ने रात्रि में। उनकी गाड़ी में आग लगा दी, तोड़-फोड़ कर दी, मारपीट की बड़ी ज्यादा। ये देखना पड़ेगा, ये तो सब मिलकर के भारत को तोड़ना चाहते हैं।
और ये कर क्यों रही है, इसके पीछे तो एक ही मंशा है कि वो अलग देश चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान ने अलग अपना देश बना लिया, तो पाकिस्तान ने खालसाओं को उधर से उकसाया, क्योंकि पाकिस्तान उधर सीमा पे है और पाकिस्तान से निरंतर फंडिंग होती रही, और वहीं से चरस, नशा, गांजा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जिसकी बर्बाद हो जाती है ना, तो उसको आसानी से कब्जे में किया जा सकता है। पाकिस्तान से चरस, गांजा, शराब, ये बहुत सारी ऐसे-ऐसे नशे थे, अफीम वगैरह जो अफगानिस्तान में खूब पैदा होती है, तो पाकिस्तान के रास्ते नौजवानों को पथभ्रष्ट किया गया और वो चाहते हैं कि भाई नौजवान पथभ्रष्ट हो जाएगा तो पंजाब को आसानी से फिर अलग किया जा सकता है। और अगर इन्होंने खालिस्तान बना लिया तो पाकिस्तान का क्या फायदा होगा? पाकिस्तान का फायदा ये होगा, अगर खालिस्तान बन जाता है तो खालिस्तान पर आराम से हमला करके, कब्जा करके उसको भी पाकिस्तान बनाया जाए। जैसा कि मेरे को जानकारी है आर्यवीर जी के, जो खालिस्तान की परिकल्पना है उसके अंदर हिमाचल, दिल्ली और हरियाणा, पूरा पंजाब, ये सारा है। उनका कहना है कि जो महाराजा रणजीत सिंह के समय में पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, यानी पाकिस्तान का पंजाब, उसको भी वो लोग खालिस्तान का जो नक्शा जो कथित रूप से बनाया गया किसी समय पर, उसमें दिखाते हैं। और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस सारे क्षेत्र को भारत से अलग करना और उसको एक तरह से पंजाबी भाषी घोषित करने के बाद अलग राज्य, अलग देश घोषित करना, और घोषित करने के बाद शायद उसको पाकिस्तान में मिला लेना, या फिर बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान जो चाहता है कि भारत का भी एक हिस्सा अलग हो जाए, एक खालिस्तान अलग हो जाए और एक कश्मीर अलग हो जाए। तो ये दो हिस्से अगर टूट जाएंगे तो एक तरह से हमारा जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र रह जाएगा, इसके अलावा बाकी सारा क्षेत्र जो है अलग अलग देशों में बट जाएगा। तो ये एक जो परिकल्पना खालिस्तान की रची गई कई वर्ष पहले, लगभग 80 के दशक में जो ये हुआ, वो एक समय था कि जब खत्म हो गया। जब मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हुआ करते थे, केपीएस गिल पंजाब के डीजीपी थे, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर नकेल कस दी गई और एक लंबा अरसा जो है वो शांतिपूर्वक पंजाब में बीता, एक पीढ़ी जवान हो गई। लेकिन अब अचानक से क्या कारण है कि दोबारा से जो ये खालिस्तान आंदोलन है ये आवाज़ उठा रहा है। हमने जो किसान आंदोलन था उस दौरान भी बहुत सारी ऐसे जो चर्चाएं सुनी कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं जो खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनका फंड आ रहा है या वो लोग भी जुड़े हुए हैं। और हाल ही में बहुत सारे केसेस ये हुए कि जैसे कि कहीं मंदिरों पे हमला हुआ, कहीं पर नारे लगाए गए, कहीं रैलियां निकाली गई। तो इस तरह की चीज़ें खुले तौर पर पंजाब में अब दोबारा से आरंभ हो गई हैं। इसके पीछे मुख्य कारण क्या आप मानते हैं? भारत में जब कांग्रेस की सरकार चली गई केंद्र से और उसका आने का कोई किसी भी तरह से आस दिखाई नहीं दी, तो इन्होंने जो भारत विरोधी ताकतें थी ना विदेशों में, उनको फंडिंग करनी शुरू करके उनको उकसाना शुरू किया। और उनको उकसाने के चक्कर में चाहे वो लेफ्टिस्ट आए हों या खालिस्तानी आए हों या ISIS वाले आए हों, जितने भी लोग जो बाहर विदेश में थे बैठे हुए, जो प्रवासी भारतीय थे, आप इनको कहिए प्रवासी भारतीय जो थे, उनको उकसा करके इन्होंने उनसे कहा कि भाई हम खालिस्तान का सपना तुम्हारा साकार हो सकता है, और हम अगर हमारी सरकार, कांग्रेस ने इस बात को वादा किया बाहर उनसे, अगर हमारी सरकार आती है तो हम तुम्हारा खुला समर्थन करेंगे। ये करके खालिस्तानियों को बीजेपी के विरोध में उतारा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली पंजाब में। उसका पीछे का कारण आम आदमी पार्टी का यह था कि कांग्रेस तो जाती हुई दिखाई दे रही थी और उनका खालिस्तानियों का भी माइंड वॉश किया गया कि भाई हम तुम्हें फंडिंग देंगे, कांग्रेस नहीं जाएगी, कांग्रेस आएगी नहीं, और कांग्रेस की जगह पर बीजेपी काबिज हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कभी बीजेपी भी ना आए यहाँ पर और आप खालिस्तानियों की पूरी चले, तो आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो। और ये करके भारत विरोधी जो ताकतें बाहर प्रवासी भारतीय थे, उनके द्वारा एजेंडा चला करके वास्तव में मूल में कांग्रेस है। लेकिन ये बाजी मार गया केजरीवाल, और केजरीवाल ने बाजी मार करके वहां पर ही समर्थन करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्रिप्टो क्रिश्चियन खुद भी केजरीवाल ऐसा सुनने में आता है, तो क्रिश्चियनों के भी हौसले बुलंद हैं। और खालिस्तानी तो कह रहे हैं कि उन्होंने घर घर जाकर के लोगों को धमकाया, पर से दिखा करके तलवार, तब तो उन्होंने वोट डलवाया आम आदमी पार्टी को, और उन्हें धमका करके कह करके अगर तुम वोट नहीं दोगे आम आदमी पार्टी को तो तुम्हें ही मार देंगे घर में आकर के। तो निहंगों से पंगा ले कौन? उनके ना आगे ना पीछे, सारी सब कुछ हाथ में तलवार रहती है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार है। तो निहंगों से बचने के लिए लोगों ने वोट देना शुरू किया और आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। अब जो झगड़ा है वो झगड़ा इस बात का है कि क्रिप्टो क्रिश्चियन अपना दावा जमा रहे हैं पंजाब के ऊपर और खालिस्तानी अपना दावा जमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनों को तो
केजरीवाल सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया गया और खालिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हमारे दम पर सरकार आई है, तो हमें अपना एजेंडा पूरा करने दो। ये करके जो क्रिश्चियन बीच में आए तो उन्होंने उन पे हमला करना शुरू किया। ये वाकया वहां पर पंजाब के अंदर हुआ। लेकिन आर्यवीर जी, ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें, क्रिप्टो क्रिश्चियंस तो काफ़ी लंबे समय से, जब वहाँ पर इससे पिछली सरकार थी तो उस समय भी काफ़ी ज़्यादा मामले वहाँ पर जो हैं वो देखने में आए हैं, क्योंकि ये एक दिन में तो चर्च बन नहीं गए या अभी 6 महीने में तो चर्च बन नहीं गए। चर्च और ये जो मतांतरण का कार्य जो ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। वहाँ पे अंकन नरूला है और वो काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें पिछली सरकारों की भी शह रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री चन्नी हैं वो कई चंगाई सभाओं में नजर आए और आशीर्वाद लेते नजर आए, हालेलुया करते हुए वहाँ के जो उस समय के जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष थे वो नजर आए। तो ये कहीं ना कहीं नींव तो पहले ही पड़ चुकी थी इस चीज़ की। हाँ, जो किसान आंदोलन हुआ उसमें काफ़ी हमने देखा कि बातें चली और सरकार ने भी जांच करने की कि भाई खालिस्तानी आंदोलन को दोबारा से ना उठने दिया जाए, कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं ये तो लग रहा था धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियंस की तो समस्या वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पंजाब में। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं कहूंगा आपसे कि जो ये सरकारें जो आई ना इस बार का जो चुनाव पंजाब में हुआ है वो बिल्कुल अलग तरीके से था। उसमें जो फंडिंग थी वो क्रिश्चियनों की थी, फंडिंग क्रिश्चियनों की थी और जो ताकत लग रही थी ना वो बल जो प्रयोग किया गया वो खालिस्तानियों का था। तो ये करके दोनों ने, क्रिश्चियन भी इस बात को चाहते हैं भाई सरकार हमारे अंडर में रहनी चाहिए और खालिस्तानी तो पहले ही चाह रहे हैं कि भाई हमारा एजेंडा पूरा होना चाहिए। तो ये दोनों इस वजह से मुंह उठा रहे हैं। खालिस्तानियों का जो आने का जो कारण है वो कारण ये है कि उनकी ताकत का प्रयोग भी किया गया और उनको आश्वस्त भी किया गया था कि भाई आप अपना एजेंडा पूरा कर सकते हैं जी, इसलिए उनके हौसले बुलंद। जी जी। तो अब आपको क्या लगता है कि अभी जो पंजाब में क्या हालात हैं, क्योंकि अब जैसा कि आपने बताया तरन तारण की घटना घटी, वहाँ पर कारण आपके अनुसार जो था कि दोनों में ही मतभेद हो गए, तो आपको क्या लगता है अभी वहाँ पर क्रिप्टो क्रिश्चियंस को कुछ लगाम लगेगी या खालिस्तानी आंदोलन आपको लगता है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर दोनों दोबारा से एक ही ट्रैक पर चल पड़े हैं? अगर ये दोनों आपस में ना लड़ते तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों का झगड़ा आपस में नहीं होता क्रिप्टो क्रिश्चियंस और खालिस्तानियों का, तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। खतरा तो अभी भी है, खतरा नहीं टला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई बंद होने वाली नहीं इनकी, क्योंकि खालिस्तान बनाएंगे किसका? जब सारे लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे तो खालिस्तान में रहेगा कौन? जी। खालिस्तान तो भाई सिर्फ चाहिए ना उनको, खालिस्तान में रहने के लिए कुछ लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना, और विचारधारा वाले जो खालसा पंथ को मानते हो। लेकिन क्रिश्चियनों की उनकी लड़ाई इस बात की पैदा हो गई है, वो सोच रहे हैं कि खालसा अगर पंथ स्थापित करेंगे भी तो खालसा को मानने वाले लोग तो चाहिए, उनको तो सारा मतांतरण कर करके क्रिश्चियन बनाए जा रहे हैं। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं, और ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक पंजाब में क्रिश्चियन समाप्त ना हो या खालसा पंथ समाप्त ना हो। ध्यान देना मेरी बात, क्योंकि ये सारी चीजों का अभी ये झगड़ा खत्म नहीं होगा, तरन तारण का झगड़ा आगे बढ़ेगा। और मैं तो कहता हूँ चलो ये भारत रंग बिरंगा देश है, खालसा एक पंथ है, वो लड़ाकू लोग रहे हैं, उन्होंने भारत की बड़ी बार रक्षा की है, वो लड़ना जानते हैं। पर मैं एक बात कहूंगा उन लोगों से कि उनकी आंखें बड़ी देर से खुली, वो देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इस समय पर लाखों सिख लोग जो हैं वो मतांतरित होकर के क्रिश्चियन बन चुके हैं, लाखों। जी जी बिल्कुल। और ये जो कोरोना काल था ना, इसमें इस कोरोना काल का अकेला आंकड़ा था कि लगभग 2.5 लाख सिंगर जो पंजाब में छोटे मोटे गायक है ना, कोई गली बस्ती में गाने वाला है, कोई बड़े मंचों पर गाने वाला है, चूंकि उनके पास काम तो था नहीं, तो किराए के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास, मकान का किराया दे सके, शहरों में रह गए। तो क्रिश्चियनों ने क्या काम किया, क्रिश्चियन संस्थाओं ने उनका किसी को किराया दिया, किसी को 10,000 महीना, किसी को 5,000 महीना, और उनको छोटे छोटे चर्चों में लगा करके उनसे हालेलुया के भजन गवाए और उनको सबको क्रिश्चियन बना दिए। अब खालसा पंथ की आंखें खुल रही, उनको लग रहा कि भाई हमारे तो लोग भाग गए, अब लड़ाई इस बात की। तो खालसा पंथ तो बाद में बनेगा, पहले वो क्रिश्चियनों को देखना चाहते हैं, उनकी जो अंदर से आज भी आवाजें आ रही है ना, तो वो यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी नहीं होगी। जी बिल्कुल, जो आपने बात कही, क्योंकि अब जो क्रिश्चियंस हैं वो मैं बीते दिनों कुछ एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर जो क्रिश्चियंस के दूसरे सेक्ट्स हैं, जो जिसे कह लीजिए क्रिश्चियंस के अलग अलग समुदाय हैं, उनमें से कुछ समुदायों के जो
प्रीस्ट थे, उनका कहना था कि ये जो अंकुर नरूला या इस तरह के जो बहुत सारे क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो हैं वो अपने आप को पास्टर कहकर जादुई शक्तियों होने का दावा करते हैं और हाथ लगाते हैं, कोई भी चलने लगता है, फिरने लगता है, घूमने लगता है। ये सब उनके हिसाब से जो एक चर्च के कुछ जो लोग हैं उनका कहना है कि ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता है। तो अब कहीं ना कहीं चर्च भी एक डिफेंसिव मोड में आ गया है पंजाब के अंदर। उनका भी कहना है कि जो चर्च के नाम पर या क्रिश्चियनिटी के नाम पर जो खिलवाड़, जो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, इसके लिए चर्च भी आ गया है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि जब अगर जालंधर के बिशप या अमृतसर के बिशप इस तरह की बात करते हैं तो? जी, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। संभवतः किसी डिबेट में मैंने पहले भी एक बार बोल चुका हूं कि अरब के द्वारा फंडिंग हुई तबलीगी जमात को जी। और तबलीगी जमात जब इतनी बढ़ गई कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम थे वो तबलीगी जमात के अंडर में आ गए, तो अरब ने उसको बैन कर दिया तबलीगी जमात को। उनको खतरा ही पैदा हो गया कि भाई जो इस्लाम है वो तबलीगी जमात हो गया है, मतलब इस्लाम का जो संचालन है वो तबलीगी जमात करेगी, अरब से नहीं होगा। तो उन्होंने तबलीगी जमात को बैन किया। भारत में बिल्कुल सेम हो रहा है क्रिश्चियनों के साथ में। उन्होंने क्या काम किया, पहले फंडिंग करके उन्हीं बिशप जैसे लोगों ने उन्होंने ये अंकुर नरूला पैदा कर दिए। अब अंकुर नरूला वो वाला सांप पैदा हो गया है जो बड़ा होने के बाद में खुद पालक को ही खा जाएगा जिसने उसको पाला था। तो उनको एक खतरा लग रहा है कि अंकुर नरूला एक एशिया का सबसे बड़ा चर्च बना रहा है और उसके पास में करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है, हजारों लाखों लोग उसके पास में जुड़ रहे हैं। उनको ये खतरा पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के अंदर क्रिश्चियन मतलब अंकुर नरूला, और वो इस बहस से भयभीत होकर के उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा अब इनका डिमोशन शुरू हो चुका है, अभी देखना आगे आगे क्या होता है। ये जिस समय इनकी आपसी लड़ाई शुरू होगी तो उस समय सच्चाई समझ में आएगी कि जो पूरा पाखंड लोगों के बीच में रच रहे हैं, जिस पाखंड को हम पिछले बहुत वर्षों से लोगों को बता रहे हैं कि भाई झूठ है, छल कपट बेईमानी, अब उसी बात पर इनके पास्टर्स बोलने शुरू हो गए हैं। जो देश के अध्यक्ष हैं क्रिश्चियनिटी के, वो बोलने शुरू हो गए हैं। अब वो अंकुर नरूला की जो झूठ है, छल कपट है या पाखंड है, उस पर वो लोग बोल रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा हो गया क्रिश्चियन। तो यानी कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आती है कि खालिस्तान का आंदोलन तो ठीक है, वो तो पंजाब में आवाज़ उठा ही रहा है, उसको लेकर तो विदेशों से फंडिंग हो रही थी। लेकिन ये जो अंकुर नरूला जैसे जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस पंजाब में कार्य कर रहे थे, इन्होंने भी इस आग में एक तरह से घी का काम किया और इस आग को भड़काया। और अब पंजाब के अंदर सिख वर्सेस क्रिप्टो क्रिश्चियंस हो गया है और सिख जो हैं वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस के बिल्कुल एकदम अगेंस्ट आ गए हैं और इस चीज़ को पूरी तरह से नकार देना चाहते हैं। तो अगर इसका असर आप कैसे देखते हैं कि अगर पंजाब में ये जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस का पूरा खेल है इसके ऊपर लगाम लगती है तो इसका असर बाकी राज्यों पर कैसा पड़ेगा? क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बहुत सारे जो राज्य हैं वहां पर भी सेम यही खेल खेला जा रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पंजाब के अंदर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता अभियान शुरू हुआ है सिखों के द्वारा, हम उसका धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि वो जाग गए टाइम से पहले। और ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे प्रांतों में सोए पड़े हैं हिंदू लोग। और मैं कहूंगा सबसे बड़ा नुकसान अभी जो ये लड़ाई शुरू हुई है ना, इसमें खालिस्तानी पीछे हटने वाले नहीं। निहंगों ने तो किसी भी लड़ाई में समर्पण कभी भी नहीं किया और वो हम जानते हैं इस बात को कि वो इस लड़ाई को जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी अंकुर नरूला से लड़ेगी या खालिस्तानियों से लड़ेगी। आप सोचो जरा कि दोनों से एक साथ दो जगह लड़ना पड़ रहा है। एक तो वो है क्रिश्चियन जो सैकड़ों वर्षों से बने हुए, एक अंकुर नरूला जैसे हैं जो कुछ एक वर्ष से बन करके वो पूरे ठेकेदार बन गए। तो ये जो है इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ये निकल करके आएगा जो देश के अन्य हिस्सों में, अन्य भागों में जो धर्मांतरण तेजी के साथ हो रहा है ना, तो हो सकता है कि क्रिश्चियनों से कुछ लोग सीख करके कि वो अपने सुरक्षा के मूड में आ जाएं, डिफेंसिव मूड में आ जाएं, और वो हो सकता है कि क्रिश्चियनों से लड़ना शुरू करें, उनसे प्रश्न करना शुरू कर दें। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। वैसे इसका तो रिजल्ट निकलना ही चाहिए, क्योंकि देख देख करके बहुत सारी चीजें भारत के अंदर चलती हैं और जब तक कोई आगे नहीं बढ़ता है तो दूसरे लोग पीछे नहीं खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि पंजाब एक भारत का एक तरफा वाला हिस्सा है, यहाँ से शुरुआत हुई तो भारत के बिल्कुल दक्षिण तक अंतिम छोर तक जाएगी लड़ाई, और निश्चित रूप से इसमें मुझे लगता है कि क्रिश्चियनिटी है उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। वैसे तो क्रिश्चियनिटी के जो तरीका है वो एक तरह से किसी भी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर देना, किसी भी राष्ट्र को अपने पूरे तरह से अपने अंतर्गत ले लेना और लोगों को पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी की तरफ ले आना है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि
जो खालिस्तान आंदोलन है वो भी किसी प्रकार से यही है, जो पंजाब को वो चाहते हैं कि केवल सिखों के लिए एक क्षेत्र हो जहाँ पर सिख रहें और इसके अलावा कोई ना रहे, किसी और समुदाय के व्यक्ति वहाँ ना हो, तभी वो खालिस्तान बनेगा। तो ये जो बात है वास्तव में एक हमारे देश के लिए खतरनाक है। भले ही वो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही विचारधाराएं कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। सरकारों को इसके खिलाफ पूरी तरह से सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। और अब जग जाहिर हो चुका है कि पंजाब में किस प्रकार से ये दोनों ही विचारधाराएं देश को खंडित करने की ओर लेके जा रही हैं और अपने मंसूबे बना रही हैं इसी प्रकार से। हालांकि अभी थोड़े से हो सकता है उनमें मतभेद हो गए हो, लेकिन फिर भी ये दोनों जो विचारधाराएं हैं ये कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। आर्यवीर जी, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपने जो एक्सपीरियंस के द्वारा जो भी चीज़ें हैं वो आज हमें इस कार्यक्रम में बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।